हेलो क्लास, देखिए आज हम लोग अब छत्तीसगढ़ के भूगोल है ना, छत्तीसगढ़ के भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास है ना, उस पिछली क्लास के पहले जितने भी छत्तीसगढ़ से संबंधित क्लास हुए हैं वो या तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित थे और दो तरीके से, कैसे, एक वंश क्रम से जहाँ से प्रश्न आपको क्या होंगे आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ज़्यादातर उसी टॉपिक को है ना वीडियो में शामिल किया है जहाँ से क्या होते हैं अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं या वहाँ से आने वाले समय में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है, उन सब चीज़ों को छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोगों ने डेली 2 वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वंश क्रम जो प्राचीन और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास है उसको, और जो स्वतंत्रता संग्राम जो होता है 1857 से लेके जनरली छत्तीसगढ़ में 1854 से लेकर 1947 के बीच, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया है अच्छे से पढ़ लिया है। उसमें आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है कि जो रियासत होते हैं है ना, उनका क्या जब विलीनीकरण है ना, जब उनको क्या विलय किया जाता है, ठीक है, देश में, ठीक है, तो उससे संबंधित एक जो है वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में एक और सिंगल वीडियो उसके लिए लाया जाए। ठीक है, लेकिन एक सिंगल वीडियो में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी, और बहुत सारे है ना इतने सारे रियासत से, ठीक है, तो उसका एक लंबा वीडियो या मैराथन क्लास टाइप का देखा जाएगा। ठीक, तो खैर उन सब चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं और अभी हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से आपका चालू हो रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है ना, जो भूमि होती है, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो भूमि होती है ना, भूमि कहने का मतलब आपको देखने को इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, कहीं मैदान वाला क्षेत्र होता है ना, कहीं क्या देखिएगा उबड़ खबड़ वाला जगह देखने को मिलता है, कहीं पहाड़ देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलते हैं, उसी में क्या नदियाँ बहती हुई आपको देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्रों में आपको घाटी भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो संरचना है अलग अलग प्रकार की जो ये आकृति है ना, ठीक है, ये इसके किसके कारण है, तो आपने है ना जब भारत का भूगोल आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेट है ना, विवर्तनिका प्लेट, ये यही क्या करती है, जो जियोग्राफी है ना, भूमि से संबंधित, पहाड़ पठारी से संबंधित, नदियाँ यहाँ बहती हैं, उन सब चीज़ों से लेके है ना, इसका जो निर्धारण है ना वो प्लेट ही करता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत का जो प्लेट है उसको यूरेशिया प्लेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसी के अनुरूप जो है पूरे भारत का क्या होता है, जो स्थलाकृति है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ के बारे में अभी पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसकी जो भूगर्भिक संरचना है वो कौन से प्लेट से है ना, किस तरीके के चट्टानों से निर्मित है, और इनका विविधता आपको अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में छत्तीसगढ़ की जो भूमि की संरचना है, ठीक है, तो पूरे छत्तीसगढ़ का जो है ना स्थलाकृतियाँ हैं या जो भूमि की संरचना है उसके बारे में याद रखेंगे। कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है ना जो गोदावरी नदी बेसिन का जो क्षेत्र होता है ना, ज़्यादातर आप मान सकते हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्र, ठीक है, उसी का भाग, वहाँ की जैसे भूमि का स्ट्रक्चर है, भूगर्भिक स्ट्रक्चर है, वैसा ही समान है ना, वैसा ही सिमिलर, उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है भूमि का या भूगर्भिक संरचना का आपको कहाँ का देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का। तो इस कारण जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ना, जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग कहा जाता है किसको, तो छत्तीसगढ़ की स्थलाकृतियों को, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, और साथ ही इसको प्राचीन जो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है, साथ ही इसको प्राचीन जो गोंडवाना लैंड है उसका क्या, तो हिस्सा माना जाता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ देखा। पहली चीज़ ये देखा कि प्रायद्वीपीय भारत का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, भाग माना जाता है। तो ऐसा क्यों है कि जो गोदावरी नदी बेसिन का जो क्षेत्र होता है आपको याद रखना है, ठीक है, या दक्षिण भारत का ज़्यादातर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, उसका जो भूमि का भूगर्भिक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही वैसा ही है जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ना, किस बिहाफ पे, तो आपको याद रखना है भूगर्भिक संरचना के आधार पे माना जाता है। और साथ ही दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी माना जाता है, किसका, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी माना जाता है। अब देखेंगे ये जो भूगर्भिक संरचना है एक्चुअल में होती क्या है,
ये भूमि की संरचना होती है। क्या होती है? भूमि की संरचना होती है, या भूमि की जो विशिष्ट संरचना होती है, उसमें जो भौगोलिक तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है, उसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखेंगे, है ना, भूमि में उपस्थित जो विशिष्ट संरचना, ठीक है, विशिष्ट संरचना कहने का मतलब मैदान होना, कहीं पहाड़ होना, पठार होना, ठीक है, कहीं से नदियों को निकलना, ठीक है, कहीं उच्च भूमि का होना, कहीं बंजर भूमि का होना, ठीक है, और उसके बाद उसमें हम लोग उसके चट्टान का टाइप देखते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग चट्टान होते हैं और कई बार 2-3 चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, और उसमें जो है खनिज उपलब्धता होती है, खनिज मिलते हैं, ठीक है, जैसे लोहा मिलता है, चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग स्थानों पे आपको हीरा भी देखने को मिलता है, क्वार्टर जेड, लो एस्क भी देखने को मिलेगा, है ना, सिलिका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है, अलग अलग भारत के जो भौगोलिक संरचना है। तो इसी में हम लोग भौगोलिक संरचना का मतलब या भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या समझे कि जो भूमि में जो विशिष्ट संरचना होती है, संरचना किस प्रकार की, तो याद रखेंगे उसकी धरातली बनावट क्यों बनी कैसी है ना। कहीं लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलता है, कहीं काली मिट्टी आपको देखने को मिलता है ना, और कहीं रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलता है। तो ये ऐसी सब चीज़ें जो भौगोलिक तत्वों की धरावती बनावट है ना, भौगोलिक तत्वों की धरातली बनावट, उसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ऊंचा उच्च प्रतिरूप, है ना, कहीं कहीं पर आपको ऊंची जो है पहाड़ी देखने को मिलती है, आप भूमि ही ऊंची, है ना, आपको क्या देखने को मिलती है, ऊंची स्तर पर ऐसी आकृति आपको क्या होती है, देखने को मिलता है। और प्रवाह प्रणाली, है ना, ये जो नदी जल प्रवाह प्रणाली है जिसके बारे में मैंने आपको बताया वही है। और इन्हीं चट्टानों में क्या होता है, खनिज की उपलब्धता होती है। खनिज जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क के बारे में, है ना, चूना पत्थर के बारे में, ठीक है, और कोयले के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में। और साथ ही कृषि प्रतिरूप देखने को कहने का मतलब कि देखेंगे क्या, जो मध्य है ना, जो रायपुर का मैदान है, महानदी बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ आपको अच्छा खासा कृषि आपको देखने को मिलता है। साथ ही दक्षिण भारत में अलग अलग कृषि, है ना, पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मध्य का हिस्सा है वहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है। लेकिन यही जब उत्तरी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, उत्तरी उच्च भूमि जसपुर क्षेत्र में, है ना, या मैनपाट वाले क्षेत्र में, अमरकंटक क्षेत्र में, सरगुजा में, तो धान की खेती कम होती है, लेकिन वहाँ अन्य चीज़ों की खेती आपको देखने को मिलेगी। फलों की खेती आपको देखने को मिलता है ना, फलों की खेती आपको देखने को मिलेगी, मोटे अनाज की खेती आपको देखने को मिलता है, और कुछ सब्जियों की खेती वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अनाज कम, क्योंकि इसका निर्धारण जो है इसकी कृषि प्रतिरूप के अनुसार होता है। जैसे अनाज है, गेहूँ है, गन्ना है, इसकी जो यथा स्थिति है वो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में ज़्यादा अच्छा है, अनुकूल है, और यहाँ से इसकी उत्पादकता भी आपको ज़्यादा प्राप्त होती है। लेकिन इसी चीज़ को अपडेट करने वाले क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, या अमरकंटक के पहाड़ वाले क्षेत्र में, सामरी पाट वाले क्षेत्र में इसका क्या करेंगे, उत्पादन करना चाहेंगे, फसल उगाना चाहेंगे, ठीक है, अनाज उगाना चाहेंगे, तो वहाँ क्या होता है, उसका उत्पादन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ ऐसा हो जाएगा कि आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी और उत्पादकता, है ना, मेहनत कम और उसका परिणाम जो है, आपको मेहनत ज़्यादा और परिणाम जो है कम देखने को मिलता है। उसी प्रकार मानव अधिवास, ठीक है। अब देखिए मानव अधिवास का संबंध इन सब चीज़ों से है, ठीक है। मानव की जो बेसिक ज़रूरतें हैं इसकी उपलब्धता कहाँ पर आसानी से है, ठीक है। जैसे कि आप मध्य जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आएंगे तो वहाँ आपको नदी बेसिन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धता आपको भी यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन जब दंडकरनी और आप उत्तरी जो सामरी पाट वाले क्षेत्र में जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पानी की उपलब्धता और साथ ही जो आसपास के रहवास है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि अनाज की उपलब्धता कैसी है, ठीक है, और पानी की उपलब्धता कैसी है। बेसिक जो नीड होती है वो पानी की होती है। साथ ही भोजन की उपलब्धता कैसी है ना, कि उस क्षेत्र में जो कृषि किया जाएगा उसमें भोजन जैसे कि गेहूँ का, अनाज का, है ना, धान का हो गया, मक्का का, बाजरे का, उसी प्रकार को दलहन चीज़ें, तिलहन चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो उत्पादकता है, जब आप क्या करेंगे, इनका बुआई करेंगे तो कितनी मात्रा में इसकी उपलब्धता आपको मिलती है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, उसका फसल लगाने के बाद उसका उत्पादन करते हैं और उसका उपभोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीज़ों को देखा, सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ जो है किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ऐसा कहा गया। क्यों कहा गया उसको मैंने आप लोगों को अभी बताया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसी में आप आगे देखते हैं कि जो विशिष्ट संरचना होती है, भूगर्भिक संरचना क्या होती है,
तो ये भूमि में जो उपस्थित विशिष्ट संरचना होती है ना, चाहे उसमें कुछ तत्व मौजूद हो, है ना, आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो यूरिया आप डालते हैं, फास्फेट आपको फास्फोरस जो इसमें देते हैं, नाइट्रोजन का, है ना, उर्वरकता बढ़ाने के लिए, है ना, और फास्फेट, पोटास, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, उर्वरक के माध्यम से, है ना, भूमि में क्या किया जाता है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और उसकी जो कमी होती है खनिज तत्वों को उसको पूर्ति करने के लिए भूमि को प्रदान किया जाता है, भूमि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों ने देखा कि भौगोलिक तत्वों का, साथ ही जो धरातली बनावट है ना, और जो ऊंचावाच प्रतिरूप है, प्रवाह प्रणाली जिसके अंतर्गत आपका नदी, है ना, झीलें आते हैं, जलप्रपात और खनिज की उपलब्धता, कृषि प्रतिरूप और मानव अधिवास। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से, ठीक है, मेमोराइज़ करेंगे। बेसिक इन सब चीज़ों को बताने का उद्देश्य ये था कि यही चीज़ें आपको पूरे वीडियो में, जैसे कि आज हम लोग भूगर्भिक संरचना के 3 जो प्रकार है उसके बारे में देखेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें 3 अन्य प्रकार के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है भूगर्भिक संरचना आपको क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें बताने का मेन उद्देश्य देखिएगा कि एक्चुअल में, है ना, मनुष्य रहता कैसा है, मनुष्य खाएगा पिएगा क्या, मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है किस प्रकार होगी, है ना, शारीरिक संरचना के कहने का मतलब कि उसका, है ना, रंग किस प्रकार से होगा, ठीक है, रंग किस प्रकार से होगा, आँखें, पूरी शरीर की जो स्ट्रक्चर है वो निर्धारित कौन करता है, तो वो करता है भूगोल का जो पर्यावरण है वो, ठीक है, भूगोल के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वही। और इन्वायरमेंट कहने का मतलब जो वहाँ के पानी है, खनिज है, कृषि का प्रतिरूप है, मानव किस तरीके से रहते हैं, वहाँ की धरातली बनावट में किन चीज़ों का आप उत्पादन कर सकते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आर्कियन सेल समूह के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहला आपको याद रखना है आर्कियन सेल समूह, जिसको आद्य महाकल्पी सेल समूह भी कहा जाता है। तो भूगर्भिक संरचना देखिए, जो 6 पूरे छत्तीसगढ़ में आपको, है ना, ऐसे ही 6 अलग अलग प्रकार की चट्टानें या सेल समूह देखने को मिलती है, और इन्हीं 6 से मिलकर जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है वो बनी हुई है। ठीक है, आपको 6 अलग अलग, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको इसी तरीके की 6 अलग अलग सेल समूह देखने को मिलेगा, और इन्हीं 6 सेल समूह से देखिए, है ना, आर्कियन सेल समूह और आद्य महाकल्पी सेल समूह। याद रखना है कि ये 3 सेल समूह जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में 3 और सेल समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल 6 सेल समूह आपको देखने को मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, और पूरे छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक संरचना है वो जो है यही 6 सेल समूह से क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं 6 सेल समूह से जो है छत्तीसगढ़ की जो भूमि है ना, पूरी छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, साथ ही जो प्रवाह प्रणाली है, जो पर्वत है, पठार हैं, वो सब इन्हीं 6 सेल समूह से क्या है, निर्मित है। ठीक, तो पहला है आपका याद रखना है आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह दोनों क्या है, एक ही नाम है, आपको याद रखना है। अब इसके बारे में याद रखना कि सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह जो है क्या है, तो सर्वाधिक प्राचीन मतलब सबसे पुरानी है ना, सबसे पुरानी जो है ये सेल समूह है। ठीक है, तो सबसे पुरानी कहने का मतलब जब भूमि बनी, है ना, जब भूमि का जब प्रारूप बना था, स्ट्रक्चर बना था, संरचना हुई थी, तो सबसे पहले यही सेल समूह, कौन सा, तो आर्कियन सेल समूह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, यही बनता है। इसके बाद कुछ बहुत लंबे समय बाद इसमें अपर्दन के कारण या अन्य किसी तरीके की जो प्राकृतिक या मानवीय गतिविधि के कारण इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होकर ये क्या होता है, दूसरे रूप में इसका प्रस्तर होता है ना, दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पे, और इसके अंतर्गत आपको याद रखना है आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत अवर्गीकृत क्रिस्टलीनाइस आता है। क्या, तो अवर्गीकृत क्रिस्टलीनाइस। ठीक है, एक ऐसा क्रिस्टलीनाइस है ना जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब लेयर में होता है। ठीक है, क्या होता है, लेयर में होता है, क्षणभंगुर होता है। ठीक है, उसको अलग अलग जगह पे पीटने पे क्या होते हैं, वो क्रिस्टल रूप में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल रूप में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग अभी वर्तमान समय में जो मॉडर्न समय में, है ना, जो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का जो CPU आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी अलग से लाइट लगी होती हैं। तो क्या होता है, वो अंदर में लगा होता है और बाहर से हमें दिखता रहता है, किसके माध्यम से, कांच के माध्यम से। तो कांच की जो संरचना होती है ना, वो कैसी होती है, उसमें क्रिस्टलीय संरचना होती है।
तो उसमें लिखा रहता है ना, जब आप देखेंगे ग्लास में कि फॉटल है, ये क्या है, फॉटल है, मतलब क्षण भंगुर टाइप का होता है। थोड़ी सी भी ठोस लगने पर क्या होता है, वो केवल उसी जगह पे नहीं टूटता है बल्कि पूरा का पूरा क्या होता है, क्षण भंगुर तरीके से एकदम सरसरा के टूट जाता है, मतलब सरसरा के गिर जाता है। सरसरा के कहने का मतलब इसका हर एक सिरा क्या होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है। तो जब एक जगह ऊपर का हिस्सा जो टूटता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, क्षण भंगुर तरीके क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टल में इतना छोटा छोटा सा रहता है, वो वैसे ही निकलता है, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। अच्छे वाले कांच भी आते हैं, और मैं जब जनरली क्रिस्टलीय संरचना से निर्मित कांच के बारे में यहाँ पे बता रहा था, ठीक। अब देखिए जो ग्रेनाइट, ठीक है, क्या है तो ग्रेनाइट, ठीक है, क्या है तो ग्रेनाइट, याद रखेंगे, है ना। जैसे कोयला आप देखते हैं, ठीक है, कोयला में क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है। ऐसे आप तोड़ोगे तो क्रिस्टल के रूप में बाहर आता है, उसके बाद उसको वहीं से क्या किया जा सकता है ना, ऐसे करके जो उसे टूटा हुआ हिस्सा को अगर वहाँ पे रखें जिस स्थान पे टूटा हुआ है तो क्या दिखता है ना, वो पूरा भाग उसका क्या होता है, आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो याद रखना है अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइज, क्या तो अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइज, साथ ही ग्रेनाइट, क्या है तो ग्रेनाइट, और धारवाड़ समूह, याद रखना है चिल्पी घाटी के अवसादी चट्टानें, ठीक है। तो आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आप लोगों ने किन चीज़ों को देखा, आपने देखा अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइज को, किसको तो अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइज को, साथ ही ग्रेनाइट को, ठीक है, साथ ही किसको तो ग्रेनाइट को, और धारवाड़ समूह जो चिल्पी घाटी के अवसादी चट्टानें हैं वो भी आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह के समय की क्या है, मानी जाती हैं। अब देखिए जो आर्कियन सेल समूह है ये किन किन स्थानों पे, किन किन स्थलों में है ना, इसका विस्तार, इसका फैलाव जो है छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों पे है, कहाँ पर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ के पूरे भागों में आर्कियन सेल समूह जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है आर्कियन सेल समूह जो है छत्तीसगढ़ के पूरे भागों में आपको देखने को मिलता है। हालांकि आपको याद रखना है प्रतिशत वाइज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जितनी कुल भूभाग है उसके 50% हिस्सों में आप क्या होता है, इसका विस्तार होता है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में देखने का ये आर्कियन सेल समूह का विस्तार, इसका कहने का मतलब ये है कि बीच बीच के क्षेत्रों में पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना, पूरे छत्तीसगढ़ के, चाहे वो मध्य छत्तीसगढ़ का भाग हो, दंडकारण्य के भाग हो, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का भाग हो, ठीक है, या जो कवर्धा वाला चिल्पी घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना, क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही 50% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है कहाँ है, पूरे छत्तीसगढ़ में है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। और याद रखना है सर्वाधिक प्राचीन है, कैसा है तो सर्वाधिक प्राचीन है, मतलब सबसे पहले जो बनने वाली सेल समूह है कौन है तो आर्कियन सेल समूह है। और बाद में इससे परिवर्तन होता है और उसके बाद अलग सेल समूह आपको क्या होते हैं, यहाँ से अलग चट्टानें निर्मित देखने को मिलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइज आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है तो आपको याद रखना है अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइज, साथ ही ग्रेनाइट, धारवाड़ समूह की चट्टानें, जो चिल्पी घाटी क्षेत्र है वहाँ की अवसादी चट्टानें भी आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आती हैं। अब विस्तार के बारे में हम लोगों ने देखा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, चाहे मैदान क्षेत्र हो या दंडकारण्य का क्षेत्र हो या रायपुर दुर्ग उच्च भूमि वहाँ का जो क्षेत्र हो, ठीक है, या बिलासपुर के आसपास का क्षेत्र हो, बिलासपुर संभाग, ठीक है, या आपको सरगुजा के आसपास का क्षेत्र हो, वहाँ भी आपको क्या होते हैं देखने को मिलता है। अब देखेंगे महानदी घाटी, है ना, कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या किए हम लोगों को शामिल किए हैं और कुछ चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है और आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को बता पाना, है ना, मुमकिन नहीं है। तो फिर भी जो जरूरी चीज़ें हैं, है ना, पेपर को देखते हुए उन सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल करने का कोशिश किया गया है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो छुट्टी हुई उसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो महानदी घाटी वाले क्षेत्र में देखेंगे जो सीमांत उच्च भूमि की जो सेल हो, सीमांत उच्च भूमि, यहाँ जो है आर्कियन सेल समूह जो है क्या होता है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा या अधिक देखने को मिलेगा, ज़्यादा या अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। महानदी घाटी और साथ ही सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्रों में जो आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह क्या होता है, ज़्यादा इसका फैलाव या विस्तार यहाँ पर इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है।
कहाँ? तो महानदी घाटी के क्षेत्र पर, महानदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में, और जो सीमांत उच्च भूमि है वहाँ पर। ठीक है, ये जो है आपका दुर्ग के आसपास का क्षेत्र में। अब देखिए, बस्तर पठार के अधिकांश भाग जो है ये आर्कियन शैल समूह से निर्मित है। ठीक है, बस्तर पठार का जो अधिकांश भाग है वो आर्कियन शैल समूह से निर्मित है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो बस्तर पठार का अधिकांश भाग है वो आर्कियन शैल समूह से निर्मित है। साथ ही महानदी घाटी क्षेत्र में इसका फैलाव अधिक है और सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में भी इसका फैलाव अधिक है। अब देखते हैं, दंडकारण्य के अधिकांश भाग जो है आर्कियन शैल समूह से निर्मित है, याद रखना है। दंडकारण्य के अधिकांश भाग में, ज़्यादातर पूर्वी और पश्चिमी भाग में आपको आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह देखने को मिलता है। साथ ही डोंगरगढ़ में भी, है ना, डोंगरगढ़ के पास जो पहाड़ी है ना, वहाँ गुलाबी रंग की चट्टानें, मतलब डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या कि महानदी घाटी और उच्च सीमांत भूमि में जो है आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह का विस्तार आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही बस्तर पठार के अधिकांश भाग में भी आपको आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह देखने को मिलेगा, और बस्तर पठार के ज़्यादातर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, और दंडकारण्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में भी आपको आर्कियन शैल समूह से निर्मित चट्टानें देखने को मिलेंगी। और आगे हम लोग बढ़ें तो देखेंगे डोंगरगढ़ में, तो डोंगरगढ़ के में जो पहाड़ी की चट्टानें होती हैं वो गुलाबी रंग की होती हैं, और ये जो है आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह से संबंधित होती हैं। चलिए, अब हम लोग जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उस इलाके में आते हैं, तो अब देखेंगे रायगढ़ और जसपुर जिले के अधिकांश क्षेत्र जो है आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। ठीक है, रायगढ़ या जसपुर जिले के अधिकांश क्षेत्र, ठीक है, आपको याद रखना है, रायगढ़ या जसपुर जिले का अधिकांश क्षेत्र जो है यहाँ, ये जो है आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह से क्या होते हैं, यहाँ पे उसका फैलाव विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही लोएस्क की मात्रा भी आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह में विद्यमान होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लोएस्क जो है आर्कियन शैल समूह और आद्य महाकल्पी शैल समूह में क्या होता है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और दंडकारण्य क्षेत्र में भी जो लोएस्क की प्राप्ति होती है उसमें इसी चट्टानों से ही उसका क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। इसी चट्टानों से अलग अलग माध्यम से उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि लोएस्क की मात्रा भी आपको आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं सारंगगढ़, है ना, आपको याद रखना है ये क्या है, छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित जिला है सारंगगढ़ जो बिलाईगढ़ है, इसके भी जो पूर्वी भाग में आपको आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह का जो चट्टान है वो देखने को मिलता है। और साथ ही जो पेंड्रा लोरमी, आपको याद रखना है इसका पठार, क्या, तो पेंड्रा लोरमी पठार का क्षेत्र भी आपको आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह में लोएस्क की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। सारंगगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ भी इसका आपको विस्तार या फैलाव देखने को मिलता है। साथ ही जो पेंड्रा लोरमी का पठार का क्षेत्र है वहाँ भी आपको आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पी शैल समूह देखने को मिलता है। अब देखिएगा, रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी इसकी निज शैलें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, रायगढ़ और कोरबा घाटी में जो निज शैलें हैं किसकी, तो आर्कियन शैल समूह और आद्य महाकल्पी शैल समूह को देखने को मिलता है। ठीक है, रायगढ़ और कोरबा घाटी क्षेत्र में भी निज शैलें जो हैं आर्कियन शैल समूह और आद्य महाकल्पी शैल समूह को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के लगभग 50% हिस्सों में किसका विस्तार है, तो आर्कियन शैल समूह का विस्तार आप याद रखेंगे। भले ही ये पूरा छत्तीसगढ़ के में, है ना, जो इसका जो है अधिक विस्तार आपको देखने को मिलता है, अधिक फैलाव जो है महानदी घाटी और सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्रों में, और जो अलग क्षेत्र होते हैं जैसे पठारी क्षेत्र या दंडकारण्य का क्षेत्र हो गया, वहाँ बीच बीच में ये चट्टानें आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के पूरे आधे भाग में इसका विस्तार होता है ना, इसी कारण इसका विस्तार आपको सर्वाधिक विस्तार के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की जो धरातली बनावट है उसका निर्धारण भी आर्कियन शैल समूह के संरचना के अनुरूप ही हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो धरातली बनावट है वो भी आर्कियन शैल समूह और आद्य महाकल्पी शैल समूह के स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि रायगढ़ और जसपुर जिले के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वहाँ भी आर्कियन शैल समूह का विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसमें लोएस्क की मात्रा उपस्थित रहती है। ठीक है, पेपर में कभी ऐसा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है
आर्कियन सेल समूह में क्या लोह की मात्रा होती है, तो आपको उत्तर लेना है हाँ में, ठीक है। और उसी प्रकार सारंगगढ़ और पेंड्रालोरमी के पठार क्षेत्र में भी आपको आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह का विस्तार या संरचना आपको देखने को मिलता है। और रायगढ़ और कोरबा घाटी की निज शैलें भी आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह के अंतर्गत आती हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का जो 50% हिस्सा है वहाँ जो है आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह का विस्तार या संरचना या चट्टानें जो है उपस्थित आपको देखने को मिलेगा। और इसी हिसाब से जो 50% छत्तीसगढ़ है, लगभग आधा छत्तीसगढ़ जो है ये आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। इसी कारण इसको है ना सर्वाधिक विस्तारित जो संरचना है उस नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक विस्तार जो है आर्कियन सेल समूह को कहाँ है, तो आपको याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और इसी के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ में इसकी जो धरातली बनावट है वो इसी के अनुरूप ही क्या हुई है, स्थलाकृति उसकी बनी हुई है, ठीक है। ये पूरी बातें हो गई। इन सब चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बातें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई होंगी, आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे और उसको रिपीट कर 2 या 3 बार देखेंगे तो वो चीज़ें भी आपको समझ आने लगेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो याद रखिएगा ग्रेनाइट है ना, इसकी क्रिस्टलीय संरचना के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, उतनी ही बातें की थी जितना है ना भूगोल के विषय से संबंधित है ना। बाकी तो इसी क्रिस्टलीय संरचना को हम लोग विज्ञान में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले पढ़ा था अवर्गीकृत क्रिस्टलीन आइस भी है ना आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं। तो ग्रेनाइट में भी क्या होता है, आपको क्रिस्टलीय संरचना देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से खनिज पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं। तो आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह में आपको ग्रेनाइट, फेल्सपार है ना, फेल्सपार जिसको बोलते हैं, क्वार्टज है ना जो सीसा सिलिका निर्माण में काम होता है, अभ्रक है ना, अभ्रक का जो है उपयोग बहुत जगह पे इसको आपको देखने को मिलेगा है ना। जो रंग वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, रंग व्यवसाय करने वाले क्षेत्र में, सजावट वाले क्षेत्र में, हार्न ब्लेड, ठीक है, हार्न ब्लेड, ये सभी क्या होते हैं आर्कियन सेल समूह की चट्टानों में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से कौन कौन से खनिज आपको देखने को मिले, तो याद रखना है ग्रेनाइट, यहाँ से आप ग्रेनाइट आपको प्राप्त होता है, फेल्सपार आपको प्राप्त होता है, क्वार्टज आपको प्राप्त होता है, अभ्रक आपको प्राप्त होता है, हार्न ब्लेड की चट्टानें आपको यहाँ से क्या होती है, मिलती है चट्टानों से। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह जो है जीवाश्म रहित सेल समूह है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाते हैं कि आद्य महाकल्पी है ना, आद्य महाकल्पी सेल समूह या आर्कियन सेल समूह जो है ये क्या है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म रहित सेल समूह है। क्या है, तो जीवाश्म रहित सेल समूह है। और आर्कियन सेल समूह से किन जो खनिज पदार्थ है उसका आपको प्राप्त होता है, तो ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, अभ्रक, हार्न ब्लेड है ना, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के 50% भूभाग पर इसका क्या है, फैलाव है, ठीक है। चलिए ये पूरी बातें हो गई आर्कियन सेल समूह के बारे में, आद्य महाकल्पी सेल समूह के बारे में। अब जो अगला है ना आर्कियन सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह पर जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसके बारे में देखते हैं, और ये है धरवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या, तो दूसरा जो है आपको याद रखना है धरवाड़ क्रम की चट्टानें है ना। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे किसके बारे में, तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। देखिए धरवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आर्कियन सेल समूह के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से है ना धरवाड़ क्रम की जो चट्टानें इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्कियन सेल समूह जो याद रखना कि सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। ऐसा प्रश्न में कुछ भाषा में पूछा जा सकता है उसके समयकाल के अनुसार कि आर्कियन सेल समूह का समयकाल क्या था, है ना। जैसे हम लोग इसके पहले क्या राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके जो शासक थे पहले कौन आया उसका क्रम, या कौन कौन से राजवंश पहले आए हैं उसका क्रम, उसी तरीके से यहाँ पे क्रम पूछा जा सकता है। जैसे कि आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन है, और उसके बाद धरवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं याद रखना ये लगभग 2.50 करोड़ वर्ष पुरानी है ना, जिसको 2.5 बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 2.5। तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें के बारे में याद रखना है ये जो है 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी, तो 2.5 करोड़ वर्ष। और आर्कियन सेल समूह के बारे में हम लोगों ने देखा ये जो है सर्वाधिक प्राचीन है। कितना है, सर्वाधिक प्राचीन, मतलब बहुत पुरानी है, ठीक है। और आर्कियन शिष्ट वनीस के अपर्दन से ये बना है, ठीक है। आर्कियन
शिष्ट और नीस के अपर्दन से कौन बना है? तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। पहले क्या होती है, मान लो आर्कियन सेल समूह है, इसमें किसी भी प्रकार का अवर्धन, ठीक है, अपर्दन या मौसमी हो गया, साथ ही प्राकृतिक या मानवी, ठीक है, किसी भी तरीके से क्या किया जाता है उसमें, इसके साथ किसी भी तरीके के संपर्क में एक समय के बाद क्या होता है, आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। भाई परिवर्तन किस कारण से होता है? तो याद रखेंगे, इसका जो है एक प्राकृतिक कारण होता है और दूसरा मानवीय कारण से भी ये क्या है आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पाते हैं कि आर्कियन मतलब ये सर्वाधिक प्राचीन जो सेल समूह है, इसमें जो चट्टानें मिली हमें शिष्ट और नीस की, इसके जो अपर्दन के फलस्वरूप है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कारण क्या बताया, अपर्दन, तो ये जो है प्राकृतिक कारण से होता है। और साथ ही ये आजकल अपर्दन जो है मानवीय की गतिविधियों, है ना, मानवीय की जो अर्थव्यवस्था संबंधित गतिविधियाँ हैं उसके कारण भी ये क्या होता है आजकल इसका कारण बना हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्कियन शिष्ट और नीस के अपर्दन से बना है कौन सी चट्टानें? तो आपको याद रखना है धरवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख क्या पाते हैं कि आर्कियन शिष्ट और नीस की जब अपर्दन होता है तो उसी के कारण बना कौन सा है? तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है आर्कियन सेल समूह उसके ठीक ऊपर फैली हुई है, मतलब एक परत के रूप में है ना। तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो आर्कियन सेल समूह है उसके ऊपरी हिस्सा में फैली हुई है, ठीक है। आर्कियन सेल समूह के किसमें? तो ऊपरी हिस्सा में एक परत के रूप में फैली हुई है, ठीक है। जैसे कि आप कोयले का खान देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो कोयले का जो चट्टान है वो क्या होता है, उसकी गहराई आप देखते जाएंगे तो अलग अलग चरण में आपको देखने को मिलता है, 3 या 4 चरण में देखने को मिलता है, ठीक है। कि कोयला मान लो 10 मीटर तक की जो कोयले हैं वहाँ कोयले का आपको अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मान लो 10 से 20 के बीच आपको कोयले का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि चट्टानें जो हैं अलग अलग, जैसे कि नीस की चट्टानें या शिष्ट की चट्टानें, है ना, यहाँ से आपको क्या मिलता है नीस की चट्टानों से, ठीक है। उसी प्रकार शिष्ट के चट्टानों से, तो उसमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो इसी के हिसाब से अभी उन सब चीज़ों पे आगे हम लोग जब खनिज पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी की क्लास में बेसिक हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा है ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बारे में हम लोग जो खनिज पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको एक चीज़ें बताऊँगा। और दूसरी चीज़ें कि ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या इतना समय है नहीं, है ना, क्योंकि सामने में आपका पेपर है कि इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन किया जाए। तो कुछ संक्षिप्त तरीके से यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक है ना कि खान में कितने की गहराई में कि उसका स्ट्रक्चर और जो उसकी मोटाई में क्या अंतर आता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कोयले के खान में कोयले का, तो उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग चूना पत्थर है वो जब निकलता है, लॉयस का जब निकलता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि धरवाड़ क्रम की जो सेल समूह है, ये जो आर्कियंस है ना उसके ऊपर में फैली होती है, परत के रूप में होती है, ठीक है। और धरवाड़ क्रम की चट्टानों की 3 सीरीज हमें, है ना, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, 3 सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, चिल्पी घाटी क्षेत्र में इसके एक सीरीज़ देखने को मिलती है जिसको चिल्पी घाटी सीरीज़ कहते हैं। सोना खान जो बलौदाबाजार क्षेत्र में इसकी दूसरी सीरीज़ को मिलेगी जिसको सोना खान सीरीज़ कहते हैं। और लोहेस का सीरीज़ आपको ये दंडकारण्य क्षेत्र बीजापुर जिले में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धरवाड़ क्रम की चट्टानों की 3 सीरीज़ आपने देखा, एक चिल्पी घाटी क्षेत्र है ना कवर्धा में, कबीरधाम में, वर्तमान कबीरधाम में जो चिल्पी घाटी क्षेत्र है वहाँ इसका एक सीरीज़ आपको देखने को मिलता है। और सोना खान जो बलौदाबाजार क्षेत्र में है, यहाँ भी आपको इसकी दूसरी सीरीज़ है ना सोना खान सीरीज़ के नाम से देखने को मिलेगा। और इसके बाद इसकी जो तीसरी सीरीज़ जो है लोहेस का सीरीज़ होती है, ये आपको बीजापुर ज़िले में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों के 3 सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें चिल्पी घाटी का क्षेत्र देखने को मिला, सोना खान की सीरीज़ देखने को मिला और लोहेस का सीरीज़ देखने को मिला, ठीक है। साथ में धरवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में याद रखना है कि ये जो है आर्कियन शिष्ट और नीस्ट के अपर्दन से बना है, ठीक है। आर्कियन शिष्ट और नीस्ट के अपर्दन से बना है और 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितने? तो 2.5 करोड़ वर्ष, 2.50 ईयर्स क्या है, ये ओल्ड है ना, पुरानी है। चलिए, इसी में हम लोग देखते हैं कि अब इसका विस्तार किन क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो पहला आप देख पाते हैं पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। सरगुजा के आसपास का क्षेत्र जिसमें है ना मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, आपका कोरिया, ठीक है, ये सब रामानुजगंज, बलरामपुर,
ठीक है। तो माफ़ करिएगा, है ना, ये पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखिएगा स्ट्रक्चर एक्चुअल में मुझे क्या था इसका, है ना, मैप ड्रॉ करना था, लेकिन इन सब चीज़ों को शामिल करना भी जरूरी था, ठीक है। मैप के माध्यम से हम लोग दूसरी फिर आने वाले समय में क्लास लाएंगे। तो पूर्वी बघेलखंड वाले क्षेत्र में यहाँ पे याद रखेंगे बलरामपुर, है ना, बलरामपुर, ठीक है। जो पूर्वी बघेल मैंने ये कोरिया और जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी बोला ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो मैंने आपको बताया वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक। तो पूर्वी बघेलखंड वाले क्षेत्र में जैसे कि मैंने आपको बताया सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर का कुछ हिस्सा उन सब क्षेत्रों के बारे में है। तो पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में देखेंगे बलरामपुर, है ना, बलरामपुर में आपको धरवाड़ किस्म की क्या देखने को मिलेगा, धरवाड़ क्रम की चट्टानें आपको या इसका स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलता है। साथ ही, है ना, अंबिकापुर, रामानुजगंज, इन क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर, ठीक है। तो आप लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में देखते हैं, और कहाँ तो बलरामपुर में, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इन सब चीज़ों को आप लोग अभी याद रखेंगे, और भी अलग अलग क्षेत्र में, है ना, उनके आसपास में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं कि धरवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, है ना, पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलता है बलरामपुर में, रामानुजगंज में और वाड्रफ नगर में, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड के किन क्षेत्रों में, तो बलरामपुर वाले क्षेत्र में, रामानुजगंज में और वाड्रफ नगर में। अब ये बात हो गई कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में। अब हम लोग, है ना, तो याद रखना है आपको बलरामपुर में, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में यहाँ धरवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के मैदान में आते हैं तो इसका विस्तार आपको, है ना, अधिकतर देखने को मिलता है, ज़्यादातर इसका फैलाव आपको धरवाड़ क्रम की चट्टानों को देखने को मिलेगा। और देखिए ये देखने को मिलता है कहाँ, तो दुर्ग में, कहाँ तो दुर्ग में, कबीरधाम में, बालोद में, बेमेतरा में, रायगढ़ जिले में, गरियाबंद जिले में, है ना, और ये बलौदाबाजार जिले में, और ये मेरे ख्याल से डोंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र होगा, है ना, ये कहाँ तो डोंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र होगा, और ये है मुंगेली, ठीक है, मुंगेली जिले में। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मैदान में भी आपको धरवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड में धरवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ देखने को मिली, तो हमें मिला था बलरामपुर में, रामानुजगंज में और वाड्रफ नगर में। अब छत्तीसगढ़ के मैदान में कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है दुर्ग में, कबीरधाम में, बेमेतरा बालोद में, रायगढ़ में, गरियाबंद में और बलौदाबाजार और मुंगेली में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि दंडकारण्य के क्षेत्र में जो धरवाड़ क्रम की चट्टानों की प्राप्ति हमें किन किन क्षेत्रों से होती है। तो दंडकारण्य के क्षेत्र में आपको सबसे पहले तो याद रखना है जगदलपुर में, ठीक है, कहाँ तो जगदलपुर में, और आगे भानु प्रतापपुर में, ठीक है, आगे कहाँ तो भानु प्रतापपुर आपको याद रखना है, जगदलपुर वाला ही इलाका है, और दंतेवाड़ा में, और ये है आपका बालोद में, और साथ ही ये है माफ़ करिए ये बालोद नहीं है, बीजापुर है एक्चुअल में। क्या है, इन सब चीज़ों को, तथ्यों को क्या करना था, लाना था, और हमारे पर क्या स्पेस उतना है नहीं, ठीक है। तो देखिए दंडकारण्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है जगदलपुर में, और जगदलपुर के ही कहाँ तो भानु प्रतापपुर में, साथ ही आपको यहाँ पर ये मिलेगा दंतेवाड़ा में, कहाँ तो दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, और जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है उस क्षेत्र में, कहाँ तो मोहला तहसील के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में आप लोग धरवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ देख पाते हैं, तो देखेंगे ये दुर्ग में, कबीरधाम में, बेमेतरा बालोद में, रायगढ़ में, गरियाबंद में, बलौदाबाजार में और मुंगेली में, ठीक है। और दंडकारण्य में आप लोग देखते हैं कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें की स्थिति कहाँ कहाँ है, तो यह है आपको जगदलपुर में, जगदलपुर के अंतर्गत आने वाले भानु प्रतापपुर में, दंतेवाड़ा में और बीजापुर में, साथ ही मोहला जो है ना, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का जो क्षेत्र है वहाँ मोहला तहसील के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और धरवाड़ क्रम की चट्टानों में देखेंगे कि ये चट्टानें किस किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी। तो याद रखेंगे जब धरवाड़ क्रम की जब हम सेल समूह पढ़ते हैं, यहाँ स्लेट होता है, स्लेट किस्म की क्या होती है, चट्टानें होती हैं, क्वार्टरी किस्म की चट्टानें होती हैं, कांग्लोमेरेट किस्म की चट्टानें होती हैं, माइकासिस्ट है ना, माइकासिस्ट यहीं से आपको क्या मिलता है, वो पत्थर मिलता है स्लेट बनाने वाला, और नीस, ठीक है, नीस इससे भी क्या होता है, स्लेट बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा
कि चट्टानें आपको कहाँ देखने को मिलती है, ढरवाल कृष्ण की चट्टानें आपको, तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, ठीक है। ढरवाल क्रम की चट्टानों या शैल समूह के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, तो याद रखना है स्लेट देखने को मिलता है, क्वार्टज देखने को मिलेगा, कांग्लोमेरेट, माइकासिस्ट और नीस। अब देखते हैं ढरवाल क्रम की चट्टानों में जो खनिज मिलता है, कौन कौन सी खनिज की उपलब्धता होती है और इसके अंतर्गत कौन से हमें अर्थव्यवस्था पर आधारित जो है खनिजों की प्राप्ति होती है, तो याद रखेंगे लोएस्क, ठीक है। ढरवाल क्रम की चट्टानें में से हमें लोएस्क प्राप्त होता है, साथ ही टीन प्राप्त होता है और कोरंडम, ठीक है। ये सारी जो खनिज पदार्थ है महत्वपूर्ण है और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है ढरवाल क्रम के चट्टानों से, है ना। जहाँ जहाँ भी ढरवाल क्रम का चट्टान होगा वहीं पर केवल आपको ये जो खनिज है ये दिखेंगे, लोएस्क, टीन और कोरंडम। हम ये जो है लोएस्क, टीन और कोरंडम ये आपको कहाँ देखने को नहीं मिला है, तो आर्कियन शैल समूह में आना तो आपको टीन देखने को मिलेगा और नहीं कोरंडम, लेकिन वहाँ पे देखिए कुछ मात्रा में, है ना, इसमें भी आपको लोएस्क की कुछ मात्रा देखने को मिली थी। इसके बारे में मैंने आर्कियन शैल समूह बताया था, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको याद रखना है कि आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्पित शैल समूह में लोएस्क की क्या कुछ मात्रा होती है, उपस्थित होती है, तो आपको आंसर लेना है हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग जो पढ़ते हैं ढरवाल क्रम में, तो यहाँ याद रखना है लोएस्क, टीन और कोरंडम जो है ये क्या है, तो मुख्य खनिज के तौर पर यहाँ से प्राप्त होते हैं। और देखिए जो ढरवाल क्रम की चट्टानें हैं ये खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक समृद्ध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से खनिज जो है बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो खनिज हैं बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसी कारण इसको जो है सर्वाधिक समृद्ध कहा गया है, ठीक। तो ढरवाल क्रम की चट्टानों के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ जो इस क्षेत्र से जो हमें खनिज मिलते हैं, है ना, इन क्षेत्रों से या ढरवाल क्रम की चट्टानों से, शैल समूह से, वो सर्वाधिक समृद्ध होते हैं, है ना, क्या तो सर्वाधिक समृद्ध होते हैं और जो भी अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलती हैं वो जो है क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और अर्थव्यवस्था पर क्या होती है, आधारित। आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, खनिज पदार्थ देखने को मिलता है या खनिज तत्व देखने को मिलता है। देखिएगा सोना खान स्तर क्या है, सोना खान सन स्तर, है ना, और दक्षिण भारत की ढरवाड़ी शैल समूह से मिलते जुलते होते हैं। आपको याद रखना है कि सोना खान में जो इसका प्रारूप देखने को मिलता है किसका, तो ढरवाल क्रम की चट्टानों का, है ना। सोना खान में जो संस्तर देखने को आपको मिलेगा वो जो है दक्षिण भारत की जो ढरवाड़ी शैल समूह है उसे क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको ढरवाल क्रम की चट्टानों का जो सन स्तर, है ना, सोना खान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ये जो है दक्षिण भारत की जो ढरवाड़ी शैल समूह है उसे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। देखिएगा इसीलिए, है ना, दक्षिण भारत की जो स्ट्रक्चर होती है, भूगर्भिक स्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ का जो है पूरा स्ट्रक्चर भी उनसे क्या होता है, बहुत अधिक मिला जुला होता है। इसी कारण ही छत्तीसगढ़ को जो है प्रायद्वीपीय भारत का क्या माना जाता है, भाग माना जाता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय भारत का क्या होता है, यहाँ पे भाग तो माना जाता है लेकिन, है ना, और हिस्सा माना जाता है, लेकिन क्या प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, तो आपको नहीं, है ना, उसका आंसर नहीं आता है, ठीक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। देखिए क्या दक्षिण भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शामिल है ना। दक्षिण भारत पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर छत्तीसगढ़ शामिल नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे प्राकृतिक संरचना है उससे क्या है, मिलता जुलता हुआ है ना। मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अपनी बात को। पॉलिटिकल व्यू से हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत के छत्तीसगढ़ शामिल होता है, तो इसका आंसर है नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो इसका जो है छत्तीसगढ़ में इस यहाँ की संरचना का, दक्षिण भारत की संरचना का, और है ना बहुत सारी चीज़ें जो है सिमिलर रूप से आपको कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। इसी कारण छत्तीसगढ़ वहाँ में आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं, जैसे कि है ना सोना खान संस्तर का जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत के ढरवाड़ी शैल समूह से क्या है, बिल्कुल ही मिलता जुलता है। और ऐसे ही जो आर्कियन शैल समूह है ये जो है हूबहू किसके जैसा है, तो दक्षिण भारत के जो आर्कियन शैल समूह उसके जैसा। इसी कारण छत्तीसगढ़ को प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है और प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, ठीक। वो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर हो जाई होंगी। पॉलिटिकल व्यू से आप लोग देखेंगे तो क्या छत्तीसगढ़ दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो नहीं है, लेकिन इसकी जो संरचना है, जो बनावट है, भूगर्भिक स्ट्रक्चर जो है भूमि का, वो लगभग यहाँ और दक्षिण भारत में दोनों जगह क्या होती है, समान रूप से पाई जाती हैं। उनकी जो क्लासिफिकेशन वो भी क्या होती है, समान होती है ना, उस ठीक है, उनकी जो क्लासिफिकेशन लगभग समान रहती है। इसी कारण क्या होता है, इसको प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दंतेवाड़ा क्षेत्र में, है ना, दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी आपको ढरवाड़ शैल समूह का बड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है ना। थोड़ी देर पहले हम लोग खनिज पदार्थ इसके बारे में पढ़े थे, तो लौह अयस्क का जो हिस्से मिलता है, तो आपको याद रखें ढरवाड़ क्रम की चट्टानों से,
ठीक है। तो दंतेवाड़ा भी जो है क्या है, ये बहुत ही है ना लौह अयस्क के क्या उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, लौह अयस्क की उपलब्धता के लिए क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दंतेवाड़ा में आपको धरवाड़ सेल समूह आपको बड़े क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इन्हीं सेल समूह से आपको क्या देखने को मिलता है, लौह अयस्क हमें प्राप्त होती है, और लोहे का बड़ा बड़ा जो है प्लांट जो औद्योगिकरण है यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। और वो क्या करते हैं, इन पदार्थों को वहाँ से खनन करते हैं, वहाँ से निकालने का काम करते हैं। ठीक है। तो दंतेवाड़ा का जो धरवाड़ सेल समूह है याद रखेंगे, बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, और वो क्षेत्र है राव घाट पहाड़ी। ठीक है, आपको याद रखना है राव घाटी की जो पहाड़ी है यहाँ से लौह अयस्क का क्या होता है उत्पादन होता है। ठीक है। नारायणपुर में भी लौह अयस्क का उत्पादन आपको देखने को मिलता है ना। भानु प्रतापपुर जो कांकेर वाला क्षेत्र है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा आरी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है। तो दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है रावघाट पहाड़ी, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर और आरी डोंगरी पहाड़ी, इन सब चीज़ों में धरवाड़ सेल समूह से क्या होता है ये बना होता है, और यहाँ से लौह अयस्क का क्या है ना उपलब्धता जो है पर्याप्त मात्रा में है, और उसका उत्खनन भी है ना NMDC और CMDC जैसे जो संस्थान है ना मिनरल संस्थान है उनके द्वारा क्या है किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएँ कि दंतेवाड़ा का धरवाड़ सेल समूह को जो सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तृत कहाँ है धरवाड़ सेल समूह को, तो वो है दंतेवाड़ा क्षेत्र में, है ना। मतलब ये दंतेवाड़ा या दंडकरण क्षेत्र में आप कह सकते हैं, जहाँ रावघाट पहाड़ी, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर और आरी डोंगरी पहाड़ी के अंतर्गत ये जो है शामिल है। चलिए अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं, और हम लोग अब बात करेंगे इसी में बेंगपाल पहाड़ी और बैलाडीला श्रेणी के बारे में। ठीक है। बैलाडीला श्रेणी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या किया जाता है, लौह अयस्क का खनन किया जाता है ना। लौह अयस्क के यहाँ पर्याप्त मात्रा में भंडारण आपको देखने को मिलता है, जो कई है ना जो अलग अलग स्थानों में कई ब्लॉकों में क्या है स्थित है। ठीक है। और इसका निर्धारण जो है ना जो मिनरल न्यास है ना या संगठन है उनके द्वारा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बेंगपाल श्रेणी है ना, ये भी किसका भाग है, तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों का। ठीक है। बेंगपाल श्रेणी के बारे में याद रखना है कि ये जो है धरवाड़ क्रम की चट्टानों का, और साथ ही बैलाडीला श्रेणी, ये दोनों ही धरवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या है भाग है, हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि बेंगपाल श्रेणी और बैलाडीला श्रेणी के जो भाग या हिस्सा है ये किसका है, तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों का। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों का भाग या हिस्सा कौन सा है, तो बेंगपाल श्रेणी और बैलाडीला श्रेणी। अब बेंगपाल श्रेणी में आपको मिलता क्या है, तो देखेंगे यहाँ शिष्ट चट्टाने, स्लेट चट्टाने, बलुआ पत्थर और क्वार्टरजेट, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बेंगपाल श्रेणी से। ठीक है। देखिए जो मैं खनिज कहता हूँ ना, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लेट कहा, तो स्लेट चट्टानों से ही हमें स्लेट मिलता है। उसी प्रकार बलुआ पत्थर जो है ना, इसकी जो है क्या होती है, उस तरीके की चट्टानों जिससे क्या होती है निर्मित होती है, उसी चट्टानों से हमें मिलता है। जैसे लौह अयस्क जो है, लौह आयरन ओर है ना, जो लौह अयस्क की श्रेणी है धरवाड़ श्रेणी जिसके अंतर्गत वो आती है, वहीं से ही आपको लौह अयस्क मिलेगा, किसी दूसरे चट्टान की श्रेणी से आपको लौह अयस्क नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेंगपाल श्रेणी से हमें शिष्ट, स्लेट, बलुआ पत्थर और क्वार्टरजेट के चट्टान क्या है देखने को मिलते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बैलाडीला श्रेणी। क्या, तो बैलाडीला श्रेणी, बैलाडीला श्रेणी के अंतर्गत हमें क्या होता है, लौह अयस्क देखने को मिलते हैं, और लौह अयस्क के प्रकार में क्या होता है, हेमेटाइट है ना। और आगे हम लोग देखते हैं क्वार्टरजाइट और गुनराइट, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बैलाडीला श्रेणी जो गोंडवाना क्रम के सेल समूह का क्या है भाग है, हिस्सा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा दो श्रेणी, बेंगपाल श्रेणी, बेंगपाल श्रेणी से आपको शिष्ट, स्लेट, बलुआ पत्थर और क्वार्टरजाइट की चट्टानें प्राप्त होती हैं, और बैलाडीला श्रेणी से आपको हेमेटाइट, क्वार्टरजाइट और गुनराइट की चट्टानें आपको क्या होती हैं प्राप्त होती हैं। ठीक है। देखिएगा तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ये जो है लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितना, तो 2.50 करोड़ वर्ष पुरानी है। और ये जो है आर्कियन, शिष्ट और नीस की जो चट्टानें होती हैं उसके अपर्दन के फलस्वरूप क्या हुई हैं, बनी हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसकी स्थिति के बारे में याद रखना है कि आर्कियन सेल समूह की ऊपरी सतह पर ये क्या होती है, फैली होती है, उसका जमाव जो है ऊपरी सतह में होता है, एक चरणबद्ध तरीके से होता है। साथ ही धरवाड़ क्रम की चट्टानों की 3 सीरीज़ आपको देखने को मिलती है ना। एक सीरीज़ जो है चिल्पी घाटी क्षेत्र में चिल्पी घाटी सीरीज़ के नाम से, दूसरा जो है सोना खान जो बलौदा बाजार क्षेत्र में सोना खान सीरीज़ के रूप में, और लौह अयस्क की सीरीज़ के रूप में बीजापुर जिले में आपको देखने को मिलता है। अब इसका विस्तार देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में बलरामपुर, रामानुजगंज और वाड्रफनगर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में इसका जो है सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलता है।
ये मिलता है दुर्ग में, कबीरधाम में, बालोद में, बेमेतरा में, रायगढ़ में, दुर्ग में, है ना, और बलौदाबाजार और मुंगेली में। ठीक है, साथ में ये जो डी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, ये है क्या, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ तो मैं भी थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हो गया था, ये धमतरी वाले इलाके में, है ना, क्या, तो धमतरी इलाके में। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में आप लोग देख पाते हैं कि दुर्ग में, कबीरधाम में, बालोद में, बेमेतरा में, रायगढ़ में, गरियाबंद में, धमतरी और बलौदाबाजार, साथ ही मुंगेली में आपको क्या होता है, धरवाड़ क्रपसिंग की चट्टानें जो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। अब हम लोग डंडकारेली वाले क्षेत्र में देखते हैं, जहाँ जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मोहला के आसपास के क्षेत्र में आपको धरवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको स्लेट की चट्टानें, क्वार्टरजाइट की चट्टानें, कांग्लोमेरेट की चट्टानें, माइका सिस्ट की चट्टानें, निश की चट्टानें भी क्या होते हैं, देखने को मिलती हैं, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। साथ ही यहाँ से आपको लोहे स्कटीन और कोरंडम का खनिज भी क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, और खनिज के मामले में जो सर्वाधिक समृद्ध जो चट्टानें होती हैं या क्रम का सल समूह होता है, वह धरवाड़ क्रम का ही चट्टान या सल समूह होता है। ठीक है, साथ ही इसका जो है सोनाखान स्तर दक्षिण भारत के धरवाड़ी सल समूह से क्या होता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, आपको याद रखना है। दंतेवाड़ा का जो धरवाड़ सल समूह का क्या होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, जिसमें रावघाटी पहाड़ी, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर और आरी डोंगरी पहाड़ी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोगों ने दो श्रेणी जो धरवाड़ क्रम के चट्टान के अंतर्गत आता है या क्रम के सल समूह के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने देखा, एक है बेंगपाल श्रेणी, है ना, एक कौन सा है, तो बेंगपाल श्रेणी, और बेंगपाल श्रेणी से आपको प्राप्त होता है सिस्ट, स्लेट, बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, और दूसरा है बैराडीले श्रेणी। ये आपको याद रखना है, आयरन ओर के लिए जो है ये श्रेणी जो क्या होता है, लोहा स्केल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका भंडारण और उत्पादन भी यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो हेमेटाइट, क्वार्टरजाइट और गुनराइट, ये हो गई आपकी धरवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कडप्पा सल समूह के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और देखेंगे कडप्पा सल समूह। कडप्पा सल समूह के बारे में याद रखना, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, क्या, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और कडप्पा सल समूह के अंतर्गत ही आपको क्या देखने को मिलता है, जो सीमेंट की फैक्ट्री है, ये जो है ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए चूना, है ना, क्योंकि सीमेंट के लिए जो आवश्यक जो खनिज पदार्थ होती है वो इसी सेल समूह में आपको क्या होती है, निर्मित होती है, और यहीं से आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। चलिए, ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से बना है। ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सेल समूह जो सबसे प्राचीन आई थी, उसमें किसी भी प्रकार का या भौतिक रूप से, मानवीय रूप से, ठीक है, प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों से उसमें क्या होता है, अगर परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होती है, एक अलग स्ट्रक्चर में उसकी कुछ, है ना, क्लासिफिकेशन में, उसकी संरचना में, उसकी भौतिकी प्रारूप में, उसकी रासायनिक प्रारूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही कडप्पा सेल समूह आपको याद रखना है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या पढ़ा था, आर्कियन सेल समूह आदि महाकल्पी, जहाँ ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है, इसी में क्या होता है, इसी के अपर्दन के फलस्वरूप, है ना, ग्रेनाइट चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप जो है, और ये क्या होता है, कडप्पा सेल समूह का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप जो है कडप्पा सेल समूह का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको याद रखना है कि कडप्पा सेल समूह की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, अवसादी क्रम का होता है। ठीक है, कडप्पा सेल समूह के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो प्रकृति या नेचर कैसी होती है, तो जो है अवसादी क्रम के अनुसार होता है ना। अवसादी क्रम जो है इसकी क्या होती है, नेचर या प्रकृति में होता है, अवसादी क्रम जैसा अवसादी क्रम जैसा नहीं, अवसादी क्रम ही इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, अब कडप्पा सेल समूह का जो फैलाव हम लोग देखते हैं, विस्तार, ये छत्तीसगढ़ के मैदान वाले इलाके में है। साथ ही महानदी बेसिन में, जो महानदी जहाँ से बहती है उसको दोनों और के आसपास के क्षेत्रों में, साथ ही रायपुर के उच्च भूमि वाले क्षेत्र में और पूर्वी पश्चिमी बस्तर में, है ना। तो आप यहाँ पे कडप्पा सेल समूह का जो विस्तार या इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कहाँ पर है, किन स्थानों पर है, ये देखते हैं तो आपको पता चलेगा। ये आपको मिलता है छत्तीसगढ़ के मैदान के इलाके में, जो महानदी बेसिन का क्षेत्र है उन इलाके में, रायपुर के जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है वहाँ, और पूर्वी पश्चिम जो बस्तर का पूर्वी पश्चिम वाला जो भाग है, जो हिस्सा है, वहाँ आपको क्या होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका वितरण या जो बंटवारा है वो किस प्रकार से है पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थलाकृतियाँ हैं वहाँ, है ना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में जो कडप्पा सेल समूह का वितरण किस प्रकार है उसके बारे में आप देखेंगे तो उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा के नाम से इसको क्या किया गया, वितरण किया गया, बांटा गया है। ठीक है, तो कडप्पा सेल समूह को छत्तीसगढ़ में
उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा के नाम से क्या किया गया है, उसका वितरण किया गया है, उनको बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि सोम लंच करोगे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं वितरण में, है ना, जो कडप्पा सेल समूह का वितरण है, इसमें आप देख पाते हैं कि वितरण जो है उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा दो क्रम में इसका किया गया है, दो भागों में किया गया है। ठीक है, तो उत्तरी कडप्पा का जो ये स्थान है, उत्तरी कडप्पा किन स्थानों के जो कडप्पा सेल समूह या चट्टान को कहा गया है, तो आपको याद रखना है सारंगढ़ और जो रायगढ़ के मैदान का क्षेत्र है, आपको याद रखेंगे उसको उत्तरी कडप्पा, है ना, उसको उत्तरी कडप्पा के नाम पे क्या किया गया है, पुकारा जाता है या उत्तरी कडप्पा के नाम से जाना जाता है। इसका एक पहचान याद रखेंगे, रंग जो है जामुनी और गुलाबी रंग का होता है। इस क्रम की चट्टानें आपको याद रखेंगे, इसका रंग जो है जामुनी और लाल रंग का होता है ना। और इसका वितरण या भाग जो बंटवारा आप लोगों को देखने को मिला, कहाँ पे मिला, तो सारंगढ़ और रायगढ़ के आसपास के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे। और इसका जब रंग आप देखते हैं जामुनी और लाल रंग का, तब आप समझेंगे कि वो क्या चीज़ है, उत्तरी कडप्पा है। ठीक है, और ये जो है महानदी के ऊपरी हिस्सा में भी इसका जो है आपको वितरण देखने को मिलता है, किसका, तो उत्तरी कडप्पा का। ठीक है, महानदी के ऊपरी हिस्सा में भी आपको उत्तरी कडप्पा का क्या होता है, विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही आपको याद रखना है कि बालूमय होता है, क्या, तो बालुकामय होता है, मतलब इसमें रेत की, बालू की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो उत्तरी कडप्पा में आप लोगों ने क्या देखा है, आप देख पाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, छत्तीसगढ़ के मैदान में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है सारंगढ़ और रायगढ़ के मैदान में ये जो है, इसका रंग आपको याद रखना है जामुनी और लाल रंग से क्या होता है, देखने को मिलेगा। और निचली कडप्पा के रूप में और देखिए मैदान के और कुछ भागों में, जैसे महानदी के ऊपरी भाग में भी आपको, है ना, अब महानदी के आसपास क्षेत्र है तो क्या होता है, इसमें बालू रेत के कण आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए महानदी के ऊपरी भाग में भी देखने को ये मिलता है, ऊपरी कडप्पा जो है, और बालू में होती है, मतलब इसमें बालू की मात्रा या कण आपको देखने को मिलता है। अब देखिए अगला है निचली कडप्पा, ये जो है शक्ति क्षेत्र के आसपास में मिलती है, और इससे जो है चूना पत्थर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कहाँ देखिए निचली कडप्पा, इसका जो है स्ट्रक्चर या चट्टान आपको कहाँ देखने को मिलता है, शक्ति क्षेत्र में, कहाँ, तो शक्ति क्षेत्र में, और इसी से हमें चूना पत्थर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि कडप्पा सेल समूह को दो अलग अलग भागों में वितरण किया गया था, एक उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा के नाम से। निचली कडप्पा का क्षेत्र आपको याद रखना है शक्ति क्षेत्र है, और इससे चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और ऊपरी कडप्पा में आप लोग याद रखेंगे सारंगढ़ रायगढ़ का मैदान जो होता है, और इसका रंग आपको याद रखेंगे जामुनी और लाल रंग का होता है, और साथ ही महानदी के ऊपरी भागों में आपको देखने को मिलता है, और इसमें जो है बालुकामय होता है। इसका कहने का मतलब उसमें रेत के कण क्या होते हैं, बालू की मात्रा होती है। चलिए, अब ये याद रखना है कि इसका विस्तार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% होता है ना। जो कडप्पा सेल समूह का विस्तार है पूरे छत्तीसगढ़ में कितना होता है, तो 25 से 30% होता है लगभग। याद रखना है ये दूसरे नंबर पे है ना, इसका भाग 25 से 30% होता है लगभग, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है ना। तो जैसे कि आर्कियन सेल समूह जो है 50% छत्तीसगढ़ में इसका विस्तारित भाग है, तो पहले नंबर पे कौन आता है, आर्कियन सेल समूह। उसके बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक कौन है, तो आपको याद रखना है कडप्पा सेल समूह, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में कौन है, तो आपको याद रखना है कडप्पा सेल समूह। और ये जो है छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग पर फैला हुआ है कौन, तो कडप्पा सेल समूह, और दूसरा सर्वाधिक है, आपको याद रखना है। अब देखिए जो कडप्पा सेल समूह से हमें क्या प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे चूना पत्थर की प्राप्ति होती है ना, और डोलोमाइट यहीं से मिलता है। ठीक है, डोलोमाइट जो है कडप्पा सेल समूह से मिलता है, और इसकी जो हिर्री माइंस आप याद रखेंगे ना, बिलासपुर में है। ठीक है, डोलोमाइट को लेकर उत्पादन होता है। देखिए चूना पत्थर के चट्टान से हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है। डोलोमाइट भी क्षेत्र जो है किससे मिलता है, कडप्पा सेल समूह से, है ना। डोलोमाइट का चट्टान होता है, उसी से डोलोमाइट में निकाला जाता है। और क्वार्टर्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कडप्पा सेल समूह से आपको कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो याद रखना है चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही औषधि जो कडप्पा सेल समूह है, इसको पुराना संघ नाम से भी जाना जाता है। क्या, तो पुराना संघ नाम। ठीक है, कहीं पे कडप्पा सेल समूह ना देके पुराना संघ नाम दे दिया गया, तो आपको उसको याद रखना है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ें हैं। तो कडप्पा सेल समूह को पुराना संघ नाम से भी जाना जाता है। और याद रखेंगे पुराना संघ नाम, बैगनी रंग का जो बलुआ पत्थर ये आपको देखने को मिलेगा बालोद में, इंपॉर्टेंट है ना। जो कडप्पा सेल समूह का बैगनी रंग का जो बलुआ पत्थर होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बालोद में। ठीक है, आपको याद रखना है कि कडप्पा सेल समूह जो है बालोद में, इसका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, तो याद रखना है बैगनी रंग का होता है बलुआ पत्थर। ठीक, अब चलिए
महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में 50%, है ना, ये पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% तो इसका विस्तार है, ठीक है। और इन्हीं से 25 से 30% में से जो 50% है, जो आधा भाग है, ये महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इससे क्या आपको मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, और इसी के कारण जो सीमेंट क्या होता है, इससे क्या जो सीमेंट क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है। सीमेंट क्या होता है, बनाया जाता है। और इसी क्षेत्र में इसकी उपलब्धता होने के कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट फैक्ट्री क्या होती हैं, पास में जल्दी से सुलभ रूप से उपलब्धता के कारण लगाई गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पाते हैं कि महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान का जो 50% भूभाग में, मतलब इसका पूरा विस्तार तो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% है, लेकिन 25 से 30% का भी 50% आपको कहाँ देखने को मिलता है, महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में, ठीक है। तो कडप्पा जो सल समूह है चूना पत्थर के प्रसिद्ध है, इसका जो इस्तेमाल किसके लिए होता है, चूना पाउडर का इस्तेमाल होता है सीमेंट फैक्ट्री में, है ना, सीमेंट फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। तो 50% भूभाग में जब ये प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन और मध्यवर्ती में, इसी कारण यहाँ से पास के क्षेत्र में मिलने के कारण, उपलब्धता के कारण जो बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री वो क्या होंगे, इसी मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ से, तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई में, ठीक है। अब देखिएगा इसका विस्तार आपको कडप्पा सल समूह को आपको देखने को मिलता है जगदलपुर में, है ना, कोंडागांव में, और दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को कोंडागांव के दक्षिण पश्चिम हिस्से में और बीजापुर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, ठीक है। तो आप यहाँ पे कडप्पा सल समूह देख पाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ मिलता है। तो दंडकारण्य में आपको जगदलपुर में देखने को मिलेगा, कोंडागांव के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, ठीक है। कोंडागांव के कहाँ, तो दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, और बीजापुर के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, ठीक है। साथ ही नारायणपुर में कुछ मात्रा में, अबूझमाड़ पहाड़ी के सोनपुर और पललकोट के मध्य के क्षेत्र में भी आपको कडप्पा सल समूह देखने को मिलता है, ठीक है। नारायणपुर और अबूझमाड़ पहाड़ी के, है ना, सोनपुर और पललकोट के मध्य क्षेत्र में भी आपको जो है कडप्पा सल समूह आपको देखने को मिलता है। चलिए एक छोटी सी संक्षिप्त में देखते हैं कि कडप्पा सल समूह आपको याद रखना, ये जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से बना है और इसकी प्रकृति जो है अवसादी क्रम की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान, महानदी बेसिन, रायपुर उच्च भूमि और पूर्वी पश्चिमी बस्तर में इसका क्या जो विस्तार आपको देखने को मिलता है। और जो कडप्पा है इसको दो भागों में वितरण किया गया है, उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा। निचली कडप्पा का क्षेत्र आपको याद रखना है शक्ति क्षेत्र, जहाँ चूना पत्थर मिलता है, और उत्तरी कडप्पा में आपको याद रखना है सारंगढ़, रायगढ़ का मैदान रंग जामुनी और लाल होता है। साथ ही महानदी के आसपास का ऊपरी हिस्सा वहाँ आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो इसकी प्रकृति में क्या होती है, बालूमय हो जाती है। बालू क्या होता है, रेत, है ना, क्योंकि महानदी के नदी के आसपास का इलाका है तो इसमें रेत के कण शामिल हो जाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भूभाग पर इसका फैलाव है। याद रखना, इसी के साथ यह जो दूसरा सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, इसका फैलाव आपको देखने को मिलता है। और इसी 25 से 30% में से जो 50% ये आपको छत्तीसगढ़ के मैदान वाले इलाके में देखने को मिलता है। इसी कारण, है ना, इसकी उपलब्धता के कारण उन क्षेत्रों में जो प्लांट लगाए गए हैं, सीमेंट फैक्ट्री लगाए गए हैं, वो क्या है, उसकी आसानी से उपलब्धता के कारण ही है, ठीक है। और चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टरजाइट इससे हमें खनिज मिलते हैं। पुराना संघ नाम से ये जाना जाता है। और बालोद क्षेत्र में जो इसका जो चट्टान मिलता है वो उसका रंग है बैगनी रंग और बलुआ पत्थर होता है ना, बलुआ पत्थर का रंग बैगनी होता है। और महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में 50% भूभाग पे ये है। जगदलपुर, कोंडागांव का दक्षिण पश्चिम और बीजापुर का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। नारायणपुर क्षेत्र में और साथ ही अबूझमाड़ पहाड़ी के सोनपुर और पललकोट के मध्य क्षेत्र में भी आपको कडप्पा सल समूह देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, आज के क्लास को हम लोग अभी क्या करते हैं, एंड करते हैं। इसका जो दूसरा वीडियो आएगा ये क्या भाग 1 है ना। तो इसमें भाग 1 में हम लोग छत्तीसगढ़ के सल समूह में क्या 3 सल समूह के बारे में पढ़े हैं। जो बचे हुए 3 हैं उसके बारे में कल पढ़ेंगे। और इन्हीं 6 से मिलकर ही पूरा छत्तीसगढ़ बना हुआ है ना। छत्तीसगढ़ का जो पर्वत है, पठार है, जो नदियाँ हैं, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ही इनकी ही सल समूह की क्या है, निर्माण या संरचना का परिणाम है। चलिए ठीक है, आज का क्लास क्या थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगला जो क्लास आएगा नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको क्लास मिल जाएगा, 1 घंटे बाद। चलिए ठीक है।